दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एक नए वायरस के बारे में जिसका नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी के लिए और जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें और नए अपडेट्स और कुछ रिसेंट की जो अपडेट्स है वो भी इस वीडियो में जो है कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस के आउटब्रेक के बारे में। क्या है ये आउटब्रेक और क्या आप इसमें सेफ महसूस करोगे, किस तरीके से सेफ महसूस करोगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स की। क्या हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इस आर्टिकल में, मैं आज कवर करने वाला हूँ यहाँ पे जस्ट कवर। तो यहाँ पे जो आर्टिकल में मैं कवर करने वाला हूँ कि ये HMPV वायरस जो है वो क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। HMPV के सिम्टम्स के बारे में देखेंगे, किस तरीके से ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। कुछ सिमिलरिटी जो HMPV और कोविड-19 के बीच में है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ इस HMPV के इन्फेक्शन को कैसे मैनेजिंग किया जाए, किस तरीके से मैनेज करके रखा जाए, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और कुछ रिसेंट अपडेट्स, देन कंक्लूजन की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज HMPV वायरस यानी कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में। क्या है ये मेटानिमो वायरस? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये कोई नया वायरस नहीं है जो कि आज के टाइम पे जो रिसेंटली में ही डिस्कवर हुआ है। ये डिस्कवर कहीं ना कहीं 2001 में हो चुका है, यानी कि ये पहले भी ये कहीं ना कहीं वायरस आया है। आज के टाइम पे हम देखें कि ये चाइना से जो है वो कहीं ना कहीं आया है। ठीक है, अगर बात करें ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये इसकी जो फैमिली है वो पैरामाइक्सो वायरेट फैमिली से कहीं ना कहीं ये बिलोंग करता है, जो वायरस है। और ये काफी रिलेटेड है आपके रेस्पिरेटरी चीजों से, यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस से जो है काफी रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस के बारे में, तो ये क्या है इसको जरा समझते हैं। रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस के बारे में देखिए, ये अगर बात की जाए एक कॉमनली रेस्पिरेटरी से रिलेटेड वायरस है, यानी कि आपके फेफड़ों से रिलेटेड ही एक वायरस है जो कि कफ कोल्ड या फिर माइल्ड कफ कोल्ड हो या इस तरीके के अगर सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस जो है कहलाते हैं। ये मोस्टली अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इन्फेंट वगैरह होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कि जन्मे नवजात शिशु वगैरह होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर दूसरे इम्पैक्ट करने की बात की जाए तो जो ओल्डर एज के जो अडल्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा ये इम्पैक्ट करता है। ये मोस्टली अगर देखा जाए तो कहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ये हमारे ब्रोंचियोलिस जो होती है, ब्रोंचियोल जो होती है वो फेफड़ों में, वहां पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन लेके आती है, यानी कि थोड़ी बहुत सूजन वगैरह जैसे है वो चीज लेके आती है, जिसके कारण से दर्द वगैरह जो है वो होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस का जो है एक रूप है, क्लोजली रिलेटेड करता है इस वायरस से कहीं ना कहीं HMPV वायरस। और ये अफेक्ट करता है सभी एज ग्रुप को, जो कि अगर देखा जाए जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन है, उनको कहीं ना कहीं सीवियरली ये कहीं ना कहीं ज्यादातर अफेक्ट करता है। और दूसरे अगर बात करें तो एल्डरली यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोगों को ज्यादा ये इम्पैक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर किसी की इम्यूनो पावर कहीं ना कहीं कम होती है तो इनके ऊपर जो है वो ज्यादातर अटैक करने का जो है ये काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स जैसे कफ होने लगता है या फीवर वगैरह होता है, या फिर नाक से पानी वगैरह आना होता है, या नाक जाम होने लगता है, तो इस तरीके के गला कहीं ना कहीं सूखने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को इसमें मिलती है। इसके साथ साथ वीजिंग, जैसे कि गले में घरघराहट सी होती है, गला बैठ जाना होता है, तो इस तरीके की चीजें वीजिंग वगैरह में आती है। ठीक है, और शॉर्टनेस होती है, ब्रीथ में सांस लेने में तकलीफ होती है किसी को। ठीक है, तो या फिर रैसेस, खुजली वगैरह किसी को होती है, तो ये सब कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं HMPV के वायरस की। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए कि कैसे हमारा बॉडी इससे इंपैक्ट होता है, अगर सबसे पहले बात करें, ये एपिथेलियल सेल्स जो होती है, यानी कि जो हमारी ऊपर की लेयर होती है, यानी कि जो हमारी त्वचा होती है, जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं, त्वचा में कहीं ना कहीं ये क्या करता है, इन्फेक्ट होता है। जो रिस्पिरेटरी का जो एपिथेलियल सेल होते हैं,
यानी कि ऊपर वाले पार्ट होते हैं उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद ये ट्रिगर करते हैं किसमें, हमारे इम्यून सिस्टम में, यानी कि इम्यून जो भी रिस्पॉन्स करता है, हमारी अलग अलग जो इम्यून सिस्टम वगैरह होती है उनके अंदर एक इन्फ्लेमेशन लेके आने लगता है, यानी कि सूजन जैसा टाइप का लेके आने लगता है। उसके बाद कॉमनली ये कॉज करता है हमारे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को, जिसमें कि इन्फेक्शन ये क्या होता है धीरे धीरे फैलने लगता है। ठीक है, अब इसको फैलने में कम से कम 2-4 दिन का टाइम लगता है। अगर देखा जाए तो 2-4 दिन में, और अगर कोई किसी को अगर माइल्ड हो रखा है तो वो 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर ठीक हो सकता है, लेकिन अगर किसी को सीवियरली हो गया हो इस तरह की बीमारी तो कहीं ना कहीं वो लंबे टाइम तक भी इलाज चलता है। अगर इसके ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये स्प्रेड करता है उसी तरीके से जिस तरीके के एक रिस्पिरेटरी वायरस, यानी कि जो कि हार्ट, जो कि आपके फेफड़ों से रिलेटेड वायरस होता है, जैसे कि आरएसवी, जो कि मैंने वायरस पीछे बताया था आपको। ठीक है, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ फैलने का काम करता है, यानी कि रिस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस के रूप में या इन्फ्लुएंजा के रूप में जो है ये फैलना स्टार्ट करता है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो प्राइमरली कहां से होती है, आपके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, यानी कि जब आप छींकते हो या कोई इंडिविजुअल इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हो या फिर किसी ऐसे कंटामिनेटेड सरफेस के आप कांटेक्ट में आते हो, तो वहां से जो ड्रॉपलेट अगर रेस्पिरेटरी के थ्रू आपके बॉडी में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर जो एचएमपीवी के जो स्प्रेड होती है उससे अगर हमें बचना है तो कहीं ना कहीं हमें हाइजीनिक हैंड वगैरह रखनी पड़ेगी, मतलब हाथों को रेगुलरली सफाई करनी पड़ेगी, साबुन वगैरह से, वाटर वगैरह से, इस तरीके से साफ सफाई हमें रखनी पड़ेगी, जैसे हम लोग कोविड-19 में प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो करते थे उसी तरीके के यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बात करें एचएमपीवी और कोविड-19 में क्या कुछ सिमिलरिटीज है, देखिए अगर बात की जाए तो कोविड-19 की और एचएमपीवी की ये कहीं ना कहीं कॉज होते थे आपके सार्स कोविड 2 वायरस से, और दोनों ही कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी पैथोजन से, यानी कि हमारे जो आपके फेफड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, दोनों ही चीज हमारे इंपैक्ट किसको करता है, फेफड़ों को इंपैक्ट करने का काम करता है। लेकिन कुछ मामलों में ये डिफरेंस भी देखा जाता है, जैसे वायरोलॉजी हो गया या ट्रांसमिशन इनकी कहीं ना कहीं डायनामिक होती है, पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट इनका अलग अलग होता है दोनों का। ठीक है, अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही कहीं ना कहीं स्प्रेड होते हैं, किससे, वाटर ड्रॉपलेट से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो वगैरह होते हैं उनसे कहीं ना कहीं होते हैं, जिससे कि हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं या कोई भी कंटेमिनेटेड सरफेस होता है उसके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी में फैलता है। और दोनों की देखा जाए तो माइल्ड टू सीवियर हमारी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कफ देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर उन लोगों में फैलता है। और ये मोस्टली अगर देखा जाए तो किन लोगों में, वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कि उन लोगों में जो ओल्ड एज है या फिर कोई इन्फेंट वगैरह है उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ओल्डर एज अडल्ट हो गया या इन्फेंट्स हो गया या फिर जिसकी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर रहती है तो उनमें ज्यादातर फैलने की संभावना जो है दोनों बीमारियों की ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे एचएमपीवी इन्फेक्शन को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए अभी इसके लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहीं ना कहीं सपोर्टिव केयर का यूज कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह दे सकते हैं, हाइड्रेशन वगैरह, फ्लूइड में हाइड्रेशन वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, तो उन चीजों का यूज करके कहीं ना कहीं हम लोग इसको मैनेज जो है कर सकते हैं। अगर रिसेंट अपडेट की बात करें तो रिसेंट में हम लोग ने देखा कि आज के दिन में, अभी के रिसेंट के टाइम पे, तो 3 केसेस हमें ह्यूमन निमो वायरस के रूप में डिटेक्ट हुए हैं, जो कि 2 हमारे कहां पे हुए, कर्नाटक में हुए, और एक जो है आपके गुजरात में देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें तो कुछ, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, जिसमें जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नो कॉज फॉर दी एनी कंसर्न रिगार्डिंग, कोई भी कंसर्न नहीं है एचएमपीवी केसेस के लिए। उन्होंने इसके साथ कहा ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई हमारे पास वायरस है, जो कि 2001 में, आपके मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 2001 में हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हुआ था। तो ये स्प्रेड होती है कब, आपके ड्यूरिंग में या स्प्रिंग सीजन के, अर्ली स्प्रिंग सीजन में कहीं ना कहीं ये जो है स्प्रेड होती है ज्यादातर। अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे और भी चीजें बताई, जैसे कि 2 केसेस यहाँ पे बात, ये यहाँ पे कर्नाटका में मिला है जो कि रूटीन सर्विलांस में हुआ है, अभी आपके तीसरा आपने गुजरात में देखा। तो इस तरीके की स्प्रेडिंग की बात जो है अभी तक फैल रही है। अगर हम बात करें इसके कंक्लूजन की, तो एचएमपीवी का जो सिग्निफिकेंट है वो ज्यादातर कहाँ पे, हमारी रेस्पिरेटरी पैथोजन है, यानी कि हमारे फेफड़ों से रिलेटेड ही है, हमारे सांस लेने में जो है ये जो है वायरस कहीं ना कहीं आता है। अगर हम सपोर्टिव केयर्स को अगर ध्यान में रखें एक ट्रीटमेंट में, तो कहीं ना कहीं इस पे हम लोग एक अच्छा जो है
कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हम इसका इलाज जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कंटिन्यूअस रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें वैक्सीन वगैरह इसके लिए या जो थेरेपेटिक डेवलपमेंट जो है मेडिसिन वगैरह डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से जो है मैनेज कर सके। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को, सिविल एनालिसिस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।